हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फोर्थ यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट, जिसमें हमने कुछ अवधारणाएं पढ़ी थी, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध व एक संबंध परक बोर्ड। तो इस यूनिट में हम जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो एक संबंध परक मोड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन देशों के बीच के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का विश्लेषण करता है। जो आपका एक देश के दूसरे देश से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध होते हैं, उन सभी का अध्ययन ही वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। यह देशों के आपसी प्रभाव, समझौते, युद्धों, सहयोग और वैश्विक चुनौतियों को समझने में मदद करता है। जो आपका वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसके अंतर्गत हम जो एक देश के दूसरे देश पर क्या प्रभाव होते हैं, क्या समझौते, युद्ध, सहयोग और वैश्विक चुनौतियाँ होती है, उन सभी का अध्ययन हम वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत करते हैं। अब हम देख लेते हैं संबंध परक मोड। संबंध परक मोड एक नया दृष्टिकोण है जो पारंपरिक सिद्धांतों के बजाय देशों और उनके बीचों के रिश्तों और इंटरैक्शंस पर ध्यान केंद्रित करता है। जो आपका रिलेशनल टर्न है, संबंध परक मोड है, वो पारंपरिक सिद्धांतों के बजाय जो देश और उनके बीच के जो रिश्ते होते हैं, जो भी संबंध होते हैं और इंटरैक्शंस होते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करता है संबंध परक मोड। यह एक मानवीय और अधिक संबंधात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें यह माना जाता है कि देशों का व्यापार केवल उनकी शक्ति या संसाधनों से नहीं, बल्कि उनके आपसी रिश्ते और सामाजिक नेटवर्क से भी प्रभावित है। जो आपका संबंध परक मोड है वो एक प्रकार का मानवीय और संवेदनात्मक दृष्टिकोण है। इसमें जो देशों का व्यवहार होता है वो उनकी शक्ति या संसाधनों से नहीं, बल्कि जो उनके आपसी संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं और सामाजिक नेटवर्क होते हैं, उनसे भी देशों का व्यवहार प्रभावित होता है। इसे संबंधों के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो शक्ति की पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर देशों के बीच जटिल इंटरकनेक्शंस को समझने का प्रयास करता है। जो आपका संबंध परक मोड है, इसको संबंधों के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शक्ति के पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर जो देशों के बीच कठोर इंटरसेक्शन होते हैं, कठोर संबंध होते हैं, उन सभी को समझने में प्रयास करता है। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं पारंपरिक सिद्धांत और दक्षिण को हाशिए का रखने का तरीका। पारंपरिक सिद्धांत और दक्षिण पर हाशिए रखने का तरीका, इसमें हम देख लेते हैं। पारंपरिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्तिशाली देशों के हितों और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जो आपका पारंपरिक सिद्धांत है वो शक्तिशाली देशों के हितों और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इनमें मुख्य रूप से यथार्थवाद, आधुनिकतावाद और मार्क्सवाद जैसे दृष्टिकोण शामिल है। जो आपका पारंपरिक सिद्धांत है, इसमें यथार्थवाद, आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद जैसे जो भी दृष्टिकोण है वे सभी पारंपरिक सिद्धांत में शामिल है। ये सिद्धांत अक्सर देशों के आपसी प्रतिस्पर्धा, शक्ति और संसाधनों के वितरण पर जोर देते हैं और इसे वैश्विक राजनीति का मूलभूत प्रेरक तत्व मानते हैं। जो आपका ये सिद्धांत है, पारंपरिक सिद्धांत है, ये देशों के आपसी प्रतिस्पर्धा, शक्ति और संसाधनों के जो भी वितरण होते हैं उन सभी पर ध्यान केंद्रित करता है और जो वैश्विक राजनीति होती है उसका मूलभूत प्रेरक तत्व माना जाता है। तो ये हमने पारंपरिक सिद्धांत का कुछ टॉपिक पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं दक्षिण को हाशिए पर रखना। इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दक्षिण को हाशिए पर रखना कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों, खासकर दक्षिणी गोलार्ध के देशों को अपेक्षित किया जाता है। जो आपको दक्षिण को हाशिए पर रखना है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी वैश्विक राजनीति है और अर्थव्यवस्था है उसमें विकासशील देशों, खासकर दक्षिणी गोलार्ध के देश जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, उन सभी को उपेक्षित किया जाता है। पारंपरिक सिद्धांत इन देशों के मुद्दों, उनके राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को कम प्राथमिकता देते हैं और मुख्यतः पश्चिमी शक्तियों और उनके हितों को केंद्रीय स्थान देते हैं। जो आपके पारंपरिक सिद्धांत हैं, ये देशों के मुद्दे, उनके राजनीतिक और जो आर्थिक दृष्टिकोण है उनको कम प्राथमिकता देता है और जो पश्चिमी शक्तियाँ होती है उनके हितों को अधिक स्थान देता है। यह हाशियाकरण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो आपका ये हाशियाकरण है, ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहाँ की आपके जो देशों का होता है उनको निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में कम या बिना भागीदारी के छोड़ दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं वैश्विक दक्षिणायाम। तो इसके में हम वैश्विक दक्षिणायाम क्या है, इसका क्या उपयोग है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। वैश्विक दक्षिणायाम शब्द का उपयोग उन देशों और क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है
जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशीकरण, शोषण और वैश्विक असमानता का शिकार रहे हैं। जो वैश्विक दक्षिण आयाम है उसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से वे उपनिवेशीकरण, शोषण और वैश्विक असमानता का शिकार रहे हैं, वे सभी देश वैश्विक दक्षिण से संदर्भित है। ये मुख्यतः अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील और गरीब देशों को शामिल करते हैं। वैश्विक दक्षिण के आयाम निम्नलिखित है। जो आपका वैश्विक दक्षिण आयाम है इसमें अफ्रीका, एशिया और जो लैटिन अमेरिका के विकासशील और गरीब देश है उन सभी के बारे में बात करता है। जो वैश्विक दक्षिण के निम्नलिखित आयाम है उन आयाम को हम देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक आयाम। वैश्विक दक्षिण के देशों की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं विकासशील है, जिनमें गरीबी, असमानता और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं हैं। जो आपका आर्थिक आयाम है इसमें गरीबी, असमानता और संसाधनों की कमी जैसी समस्या वाले जो भी देश हैं उन सभी की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील है। ये देश अक्सर वैश्विक स्तर के मुकाबले पिछड़े होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अधिक तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम होते हैं। जो आपके ये विकासशील देश बताया मैंने, ये वैश्विक स्तर के मुकाबले जो आपके विकसित देश होते हैं उनके मुकाबले पिछड़े होते हैं और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अधिक तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम होती है। सेकंड हम देख लेते हैं दूसरा आयाम, राजनीतिक आयाम। इसमें वैश्विक दक्षिण के देशों का वैश्विक निर्णय निर्माण में सीमित प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनकी उपस्थिति और शक्ति कम है और उनके हितों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। जो आपके वैश्विक दक्षिण के देश है उनमें निर्णय निर्माण में सीमित प्रभाव होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनमें उनकी उपस्थिति और शक्ति बहुत कम होती है। जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय में WTO देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र देख सकते हो, इन सभी में जो ये देश है इनकी शक्ति और उपस्थिति कम होती है और जो उनके हित होते हैं उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये हमने सेकंड आयाम देख लिया, राजनीतिक आयाम। अब हम थर्ड आयाम देख लेते हैं आपका सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। इसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वैश्विक दक्षिण के देशों की पहचान उपनिवेशवाद और पश्चिमीकरण के प्रभाव से प्रभावित रही है। जो आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण है इससे भी जो वैश्विक देश के देशों की पहचान है उपनिवेशवाद और पश्चिमीकरण के प्रभाव से वे सभी प्रभावित रही है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो आपका ये क्षेत्र है, ये वैश्विक दक्षिण के जो देश है वे अपनी सांस्कृतिक विविधताएं, परंपराएं और पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। फोर्थ आपका जो आयाम आता है वो आता है पर्यावरणीय आयाम। वैश्विक दक्षिण के देशों को पर्यावरणीय समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, इन सभी के लिए अधिक संवेदनशील माना जाता है, जबकि विकसित देश इन समस्याओं के मुख्य कारण होते हैं। जो आपके वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं उनको पर्यावरण समस्याओं के लिए अधिक संवेदनशील माना जाता है, जबकि हकीकत ये है जो आपके विकसित देश होते हैं वे इन समस्याओं के मुख्य कारण होते हैं। तो ये हमने आपके 4 प्रकार के आयाम देख लिए। अब हम देख लेते हैं आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका ग्लोबल IR एजेंडा क्या है। तो अब हम देख लेते हैं ग्लोबल IR एजेंडा। ग्लोबल IR एजेंडा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में उन प्रमुख मुद्दों और विचारों का समूह है जो वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो आपका ग्लोबल IR एजेंडा है ये वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एजेंडा समय के साथ बदलता रहता है और वर्तमान में इसके प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है। जो आपका ग्लोबल IR एजेंडा है ये परिवर्तनशील होता है, ये समय के साथ बदलता रहता है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैश्विक सुरक्षा। वैश्विक सुरक्षा में हम देखते हैं शांति, युद्ध, आतंकवाद, परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र। यह विशेष रूप से संघर्षों, युद्धों और वैश्विक सुरक्षा जैसे संयुक्त राष्ट्र, NATO आदि के प्रभाव पर केंद्रित है। वैश्विक सुरक्षा में हम देख सकते हैं शांति, युद्ध, आतंकवाद, परमाणु निरस्त्रीकरण से जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र है वे सभी वैश्विक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। यह विशेष रूप से संघर्षों, युद्धों और वैश्विक सुरक्षा नेटवर्क जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे कि NATO आदि के प्रभाव पर केंद्रित होते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दे। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर। यह समस्या विशेष रूप से विकासशील देशों और वैश्विक उत्तर के बीच असमानता को उजागर करती है। थर्ड हम आपका देख लेते हैं आर्थिक असमानता और वैश्विक व्यापार। वैश्विक आर्थिक संकट, विकासशील देशों के आर्थिक हित, वैश्विक व्यापार और जो वैश्विक संस्थाएं होते हैं जैसे कि IMF हो गई, विश्व बैंक हो गई, WTO हो गई, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ हम देख लेते हैं मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। मानवाधिकार, लैंगिक समानता और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ वैश्विक संघर्ष। जो आपका ये एजेंडा है दुनिया भर में समानता और न्याय की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिफ्थ आपका आता है प्रवासन और शरणार्थी संकट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, शरणार्थियों की स्थिति और वैश्विक मानवीय संकट। ये संकट विशेष रूप से युद्ध और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित है। सिक्स्थ आपका आता है डिजिटल और सूचना युद्ध।
जिसमें आपका साइबर सुरक्षा, सूचना युद्ध और डिजिटल प्रौद्योगिकी का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव है, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया ग्लोबल आईआर एजेंडा। अब हम देख लेते हैं आईआर को ग्लोबल करना क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। ग्लोबल को आईआर करने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन और दृष्टिकोण को व्यापक, समावेशी और विविध बनाना। पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों और उनके दृष्टिकोण से किया गया है, जबकि ग्लोबल आईआर का उद्देश्य इसे एक वैश्विक दृष्टिकोण से समझना है। इसके लिए निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाता है। जो आपको आईआर है उसको ग्लोबल करना किस लिए महत्वपूर्ण है, तो हम ये समझ लेते हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें मुख्य रूप से पश्चिमी देशों और उनके दृष्टिकोणों की बात करी गई है, लेकिन जो आपका ग्लोबल का आईआर है उसमें वैश्विक दृष्टिकोण से समझने के लिए ये एक आवश्यक तत्व होता है, जिससे कि हम संपूर्ण देश का जो दृष्टिकोण है वो समझ सके। अब हम देख लेते हैं इसके जो निम्नलिखित पहलू है उन पहलुओं को देख लेते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है दक्षिण और उत्तर के बीच असमानताओं का समावेश। पारंपरिक आईआर सिद्धांतों में वैश्विक दक्षिण विकासशील देशों की अपेक्षा की जाती रही है। ग्लोबल आईआर में इन देशों के अनुभवों, मुद्दों और दृष्टिकोणों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आर्थिक असमानता, उपनिवेशवाद और पर्यावरणीय संकट। जो आपके पारंपरिक आईआर सिद्धांत है उसमें जो वैश्विक दक्षिण देश है, जो इन्हें कि हम विकासशील देश कहते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है, और जो ग्लोबल आईआर है उनमें देशों के अनुभवों, मुद्दों और दृष्टिकोणों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्थिक असमानता, उपनिवेशवाद और पर्यावरणीय संकट। सेकंड हम देख लेते हैं नई वैश्विक चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर युद्ध और मानवीय संकट जैसे वैश्विक मुद्दों को केंद्र में रखा जाता है, जो अब केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि सभी देशों का साझा मामला बन चुके हैं। जो आपका जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर युद्ध, मानवीय संकट जैसे जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो ये समस्याएं हैं ये कुछ देशों की नहीं बल्कि सभी देशों की बन चुकी है। थर्ड आप देख लेते हैं मल्टीपल सिद्धांत और दृष्टिकोण। ग्लोबल आईआर में केवल पश्चिमी दृष्टिकोण जैसे कि यथार्थवाद, लिबरलिज्म पर निर्भर नहीं रहा जाता, बल्कि अन्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में भी सिद्धांतों और विचारों को अपनाया जाता है। जो आपका ग्लोबल आईआर है ये पश्चिमी दृष्टिकोण जैसे कि आपके यथार्थवाद है इन पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि जो आपके अन्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ होते हैं, उनके जो सिद्धांत और विचार होते हैं, उन सभी को भी इसके अंदर रखा जाता है। इसमें विकासशील देशों के विचार, अनुभव और संघर्ष को प्राथमिकता दी जाती है। जो आपके विकासशील देश हो गए, उनके जो विचार, अनुभव और संघर्ष होते हैं, उन सभी को मल्टीपल सिद्धांत और दृष्टिकोण में प्रमुखता दी जाती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं वैश्विक आईआर में वाद विवाद क्या है, उसका क्या विमर्श रहा है, उसको हम देख लेते हैं। वैश्विक आईआर में वाद विवाद विमर्श का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोणों, सिद्धांतों और विचारों के बीच बहस और संवाद। जो आपका वैश्विक आईआर में वाद विवाद है, इसका मतलब ये है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनके क्षेत्र में जो विभिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांत होते हैं और विचार होते हैं, उनके बीच क्या बहस और क्या संवाद है, उन सभी को ही हम वैश्विक आईआर में वाद विवाद विमर्श कहते हैं। यह विमर्श वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न विचारधारा और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान होता है। जो आपका ये विमर्श है ये वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन सभी विचारधारा और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें आपके निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है सिद्धांतों का विरोध, जिसमें आपका यथार्थवाद, लिबरलिज्म, संरचनात्मक जो भी है, इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के तरीके पर बहस होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति और संघर्ष पर जोर देता है, और जो आपका लिबरलिज्म है वो सहयोग और संस्थाओं पर। दूसरा हम देख लेते हैं वैश्विक उत्तर और दक्षिण के दृष्टिकोण। पारंपरिक आईआर सिद्धांतों का आलोचना करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों के दृष्टिकोण और उनकी समस्याओं पर विमर्श बढ़ रहा है। यह उपनिवेशवाद, आर्थिक असमानता और विकासशील देशों के संघर्षों को केंद्र में लाता है। जो आपका पारंपरिक आईआर का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो वैश्विक दक्षिण के देश है उनके दृष्टिकोण और उनकी समस्याओं पर विमर्श बढ़ रहा है, जिससे कि उपनिवेशवाद, आर्थिक असमानता और विकासशील देशों के संघर्ष को केंद्र में लाया जा सकता है। थर्ड आप देख सकते हैं पर्यावरणीय मुद्दे और विकास। जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास पर भी विमर्श एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, जिससे कि यह बहस वैश्विक उत्तर के दक्षिण के देशों के बीच जो असमान जिम्मेदारी और प्रयास होती है उन पर केंद्रित होती है। और तो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक विमर्श। वैश्विक राजनीति में संस्कृति, पहचान और मानवाधिकार जैसे जो मुद्दे हैं वे भी विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं, और यह चर्चा विभिन्न देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब हम देख लेते हैं पूर्ववाद विवाद, अमेरिकी सामाजिक विज्ञान। पूर्ववाद विवाद अमेरिकी सामाजिक विज्ञान उस बौद्धिक संघर्ष और विमर्श को संदर्भित करता है जो 20वीं सदी के मध्य में अमेरिकी सामाजिक विज्ञान में
हुआ था। जो आपका पूर्वविवाद है वो उस सामाजिक विज्ञान और उस बौद्धिक संघर्ष को संदर्भित करता है जो कि आपका 20वीं सदी के मध्य अमेरिकी सामाजिक विज्ञान में हुआ था। यह विमर्श विशेष रूप से समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में दो प्रमुख दृष्टिकोणों के बीच हुआ है। तो सबसे पहले आपका आता है विज्ञानात्मकता और वस्तुनिष्ठता। इस दृष्टिकोण में अमेरिकी सामाजिक विज्ञान में विज्ञानात्मक और वस्तुनिष्ठ शोध पद्धतियों का अपनाया। जो आपका ये दृष्टिकोण है, इसमें जो अमेरिकी समाज विज्ञान है उसमें विज्ञानात्मक और वस्तुनिष्ठ शोध पद्धतियों को अपनाया गया। यहाँ परंपरागत समाजशास्त्र या राजनीति शास्त्र के विषयों को मात्र आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से देखा जाता है और इनका उद्देश्य वस्तुनिष्ठता और तटस्थता बनाए रखना था। जो आपका दृष्टिकोण है, इसमें परंपरागत समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के जो विषय होते हैं उनको मात्र आंकड़ों के रूप में या तथ्यों के रूप में देखा गया है और जो इनका मुख्य उद्देश्य होता है वो वस्तुनिष्ठता और तटस्थता बनाए रखना होता है। सेकंड आपका आता है सामाजिक न्याय और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं सदी के मध्य में कुछ विद्वानों ने अमेरिकी सामाजिक विज्ञान की मुख्य धारों पर आलोचना की, विशेष रूप से इसे सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के मुद्दों से अपेक्षित करने के लिए। जो आपका 20वीं सदी थी उसके मध्य में जो कुछ विद्वान थे उन्होंने अमेरिकी सामाजिक विज्ञान की आलोचना की और ये कहा कि जो सामाजिक असमानता है उनके उत्पीड़न है उन सभी को अपेक्षित करने के लिए ये आलोचना की गई थी। इन्हें समाजवादी या आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसमें समाज की संरचनाओं की आलोचना की जाती है और सामाजिक न्याय, अधिकारों और असमानताओं पर जोर दिया जाता है। जो आपका ये दृष्टिकोण है इसे समाजवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि आपके जो समाज की संरचनाएं की होती है उनकी आलोचना की जाती है और जो सामाजिक न्याय और अधिकार और समानता होती है उन सभी पर जोर दिया जाता है। यह पूर्ववादीवाद अमेरिकी सामाजिक विज्ञान के भीतर विविध दृष्टिकोणों के संघर्ष का प्रतीक था, जिसने एक ओर जहां वैज्ञानिक तटस्थता और सांस्कृतिक पक्षपाती से मुक्त दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और सत्ता के रिश्तों को उजागर करने के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। जो आपका ये पूर्ववाद अमेरिकी सामाजिक विज्ञान था, इसने विविध दृष्टिकोणों के संघर्षों का प्रतीक बनाया और जो एक और इन्होंने वैज्ञानिक तटस्थ और सांस्कृतिक पक्षपाती से मुक्त दृष्टिकोण को बढ़ाया और दूसरी ओर सामाजिक असमानता और जो सत्ता के रिश्ते होते हैं उन सभी को उजागर करने के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। तो अब हम देख लेते हैं वैचारिक प्रमाणिक शाखा इंटरनेशनल रिलेशन में पश्चिमी केंद्रवाद। जो आपका वैचारिक प्रमाणिक शाखा है ये इंटरनेशनल रिलेशन में पश्चिमी केंद्रवाद का वह दृष्टिकोण है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और समझ मुख्य रूप से पश्चिमी देशों, उनके इतिहास, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से किया जाता है। जो आपका वैचारिक प्रमाणिक शाखा IR में पश्चिमी केंद्रवाद है, इसके अंतर्गत जो पश्चिमी देश, उनके इतिहास, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उन सभी को वैचारिक प्रमाणिक शाखा में IR में पश्चिमी केंद्रवाद के रूप में देखा जाता है। यह विचारधारा इस धारणा पर आधारित होती है कि पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण और अनुभव को और वैश्विक राजनीति और समाज के अन्य हिस्सों पर प्राथमिकता दी जाती है। जो आपकी ये विचारधारा है ये कहती है कि जो पश्चिमी देश है, विशेषकर आपके यूरोप और उत्तर अमेरिका के देश, उनके जो दृष्टिकोण और अनुभव है उनको वैश्विक राजनीति और समाज के अन्य हिस्सों पर प्राथमिकता कैसे दी जाती है। तो अब हम देख लेते हैं इसका मुख्य तात्पर्य क्या है। इसका मुख्य तात्पर्य पारंपरिक IR सिद्धांत जैसे यथार्थवाद, लिबरलिज्म और संरचनात्मकवाद पश्चिमी ऐतिहासिक संदर्भ और विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जो अक्सर वैश्विक दक्षिण के देशों की स्थिति और दृष्टिकोण को नकारते हैं या उन्हें हाशिए पर डालते हैं। जो आपका पारंपरिक IR है जैसे कि जिसमें आपका यथार्थवाद, लिबरलिज्म और संरचनात्मक है, वे पश्चिमी ऐतिहासिक संदर्भ और विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं जो कि वैश्विक दक्षिण के देशों की स्थिति और दृष्टिकोण को नकारते हैं और उन्हें हाशिए पर डालते हैं। दूसरा आपका आता है विकसित देशों का प्रभुत्व। पश्चिमी देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों को सर्वोपरि माना जाता है और उनके दृष्टिकोण से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। दूसरा जो आपको टॉपिक आता है वो ये आता है जो पश्चिम देश होते हैं उनकी जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ होती है उनको ही उच्च माना जाता है और जो आपके विकासशील देश होते हैं उनको स्थान नहीं दिया जाता और जो आपके विकासशील देश है, पश्चिमी देश है, उनके जो दृष्टिकोण है उनसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। थर्ड आपका आता है वैश्विक दक्षिण की उपेक्षा। पश्चिमी केंद्रवाद का आलोचना करते हुए यह तर्क किया जाता है कि वैश्विक दक्षिण के देशों के अनुभवों, संघर्षों और दृष्टिकोणों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जिसमें वैश्विक असमानता और न्याय की स्थिति बनी रहती है। जो आपके पश्चिमी केंद्रवाद है वो आलोचना करते हुए यह कहता है कि जो वैश्विक दक्षिण के देशों के अनुभव, संघर्ष और दृष्टिकोण है उनको हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो वैश्विक असमानता और अन्याय है उसकी स्थिति बनी रहती है।
तो ये टॉपिक भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं अनुभवजन्य शाखा पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास करना। अनुभवजन्य शाखा पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास करने का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और अभ्यास, पश्चिमी दृष्टिकोण से बाहर जाकर वैश्विक दक्षिण विकासशील देशों और अन्य गैर पश्चिम संदर्भों से नए दृष्टिकोण को शामिल करना। जो आपका अनुभवजन्य शाखा पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास करना है, इसके अंतर्गत पश्चिमी दृष्टिकोण से बाहर जाकर जो वैश्विक दक्षिण विकासशील देश है और जो अन्य गैर पश्चिम संदर्भ है, उन सभी नए दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। यह दृष्टिकोण पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोणों की आलोचना करता है और वैश्विक राजनीति को एक अधिक समावेशी और विविध दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। जो आपका यह अनुभवजन्य शाखा पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास करना दृष्टिकोण है, ये पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना करता है और जो आपकी वैश्विक राजनीति होती है उसको अधिक समावेशी और विविध दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है। अब हम इसके कुछ मुख्य पहलू देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण को शामिल करना। यह दृष्टिकोण विकासशील देशों के अनुभवों, संघर्षों और परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता देता है, जैसे कि उपनिवेशवाद, गरीबी और असमानता के मुद्दे। जो आपका ये दृष्टिकोण है, ये विकासशील देश के अनुभवों, संघर्षों और परिप्रेक्ष्य को प्रमुखता देता है, जैसे कि आपके उपनिवेशवाद हो गए, गरीबी हो गई और असमानता के मुद्दे हो गए। सेकंड आपका आता है सांस्कृतिक विविधता। यह पश्चिमी सिद्धांत और पद्धतियों के बजाय विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों से आईआर के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास करता है। जो आपका ये सिद्धांत है, ये पश्चिमी सिद्धांत और पद्धतियों के बजाय जो आपकी विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ होते हैं, उनसे जो आईआर के सिद्धांत है उन सभी को विकसित करने का प्रयास करता है। थर्ड आपका आता है नए सिद्धांतों का विकास। पश्चिमी आईआर सिद्धांतों के आलोचक, जैसे कि आप देख सकते हैं दक्षिण संबंधी दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और प्राधिकरणवाद, इन सभी की वजह जो विचारधारा होती है उनको बढ़ावा देते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल आईआर को समस्याग्रस्त करना। जो आपका ग्लोबल आईआर है उसको समस्याग्रस्त करना, जो ये टॉपिक है इसको हम समझ लेते हैं। ग्लोबल आईआर को समस्याग्रस्त करना का मतलब है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक सिद्धांतों और दृष्टिकोण की आलोचना करना, ताकि उनके भीतर की असमानताएं, पूर्वाग्रह और अन्य सीमाओं को उजागर किया जा सके। जो आपका ग्लोबल आईआर है उसको समस्याग्रस्त करना इसलिए किया जाता है ताकि आपको जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके जो पारंपरिक सिद्धांत और दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, जिससे कि उनके जो भीतर की असमानताएं, पूर्वाग्रह और अन्य सीमाएं हैं उन सभी को उजागर किया जा सके। यह दृष्टिकोण वैश्विक राजनीति को अधिक समावेशी और विविध बनाने के लिए इन पारंपरिक दृष्टिकोणों के भीतर छिपी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जो आपका ये दृष्टिकोण है, ये वैश्विक राजनीति को अधिक समावेशी और विविध बनाने के लिए जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उनके भीतर जो छिपी समस्या होती है उन पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हम इसके कुछ मुख्य पहलू देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है पश्चिमी केंद्रवाद। ग्लोबल आईआर में पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण को सर्वोपरि मानने की आलोचना की जाती है। यह तर्क किया जाता है कि पश्चिमी सिद्धांतों को वैश्विक मान्यता देने से अन्य देशों और उनके अनुभवजन्यों को नज़रअंदाज किया जाता है, विशेषकर विकासशील देशों के दृष्टिकोण को। जो आपका ग्लोबल आईआर है इसमें पश्चिमी देशों के जो दृष्टिकोण है उनको सर्वोपरि मानने की जो आलोचना है वो की जाती है, और ये कहा जाता है कि जो पश्चिमी सिद्धांत है उनको वैश्विक मान्यता देने से जो अन्य देश है और उनके अनुभव है उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। विशेष करके आपके जो विकासशील देश होते हैं उनके जो दृष्टिकोण होते हैं उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सेकेंड आपका आता है वैश्विक दक्षिण की उपेक्षा। विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण के मुद्दे जैसे कि उपनिवेशवाद, असमानता और गरीबी को जो वैश्विक आईआर है उसके विमर्श में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है, जिससे कि इसे समस्याग्रस्त माना जाता है, क्योंकि जो ये होता है ये वैश्विक राजनीति के वास्तविक और समग्र परिप्रेक्ष्य को कमजोर करता है। थर्ड आपका आता है नए दृष्टिकोण का समावेश। समस्याग्रस्त करने का मतलब नए दृष्टिकोण को शामिल करना है जो कि आपके पारंपरिक पश्चिमी दृष्टिकोणों से अलग हो। इसमें आपकी संस्कृति, पर्यावरणीय संकट, मानवाधिकार और समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। सेवंथ आपका आता है वैश्विक आईआर के लिए संबंधपरक अध्ययन। जो आपका वैश्विक आईआर है उसके लिए संबंधपरक अध्ययन क्यों जरूरी है वो हम समझ लेते हैं। वैश्विक आईआर के लिए संबंधपरक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, देशों और उनके बीच के जो संबंध होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके माना जाता है। यह पारंपरिक शक्ति केंद्रित दृष्टिकोण से परे जाकर जो देशों के आपसी रिश्ते, सहयोग, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं उन सभी को समझने की कोशिश करता है। इसके हम कुछ मुख्य पहलू देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संबंधों की प्राथमिकता। पारंपरिक आईआर सिद्धांतों के बजाय यह अध्ययन देशों के आंतरिक और बाहरी इंटरसेक्शन को अधिक महत्व देता है, जिसमें कि आपका युद्ध, व्यापार, संस्कृति और मानवाधिकार जैसे मुद्दे हैं उन पर जो देशों का आपसी संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। सेकंड आप देख सकते हैं संवेदनशीलता और सहयोग। यह दृष्टिकोण शक्ति और संघर्ष से ज़्यादा
सहयोग, संचार और साझी जिम्मेदारियों पर जोर देता है, जो कि आपके वैश्विक समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार है उनके समाधान में सहायक होते हैं। थर्ड आपका आता है वैश्विक दक्षिण और विविध दृष्टिकोण। यह संबंधपरक अध्ययन वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण और अनुभवों को भी ध्यान में रखता है, ताकि जो उनकी आवाज़ है उनको वैश्विक विमर्श में शामिल किया जा सके। तो अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देख लेते हैं पारंपरिक आईआर यूरोसेंट्रिक है, और जो कि राज्य और संप्रभुता जैसे प्रमुख विषय जैसे आपके वैश्विक उत्तर के अनुभव हो गए उन पर आधारित है, जहाँ बाकी के लिए कोई जगह नहीं है। बाकी जो आपके बौद्धिक नवोपनिवेशवाद के आईआर सिद्धांत है उनके लिए सिर्फ प्रायोगिक अधिकार है। ग्लोबल आईआर पश्चिमी और गैर पश्चिमी सिद्धांतों के बीच खाई को बढ़ाता है, और जो आपकी विभिन्न गैर पश्चिमी संभावनाएं हैं उनको उजागर करके आईआर को अनुशासन को पश्चिम से परे बनवाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपका बेरा 2021 ये आईआर को धर्म के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। सार्वभौमिकता का दावा करने के लिए पश्चिमी विरासत का पालन करने के लिए जो आपका ग्लोबल आईआर है इसकी आलोचना की जाती है। और इस अर्थ में जो आपका संबंध परक अध्ययन है वो एक वैश्विक सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि जो दुनियाओं का कई दबाव का दावा होता है वहाँ दुनिया के विभिन्न धारणाओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा जो प्रमुख ओनकोलॉजी और विधियाँ होती है उनको चुनौती दी जाती है। यह अभी भी आईआर में एक नई परियोजना है, और जो आपका आईआर की पाठ्य पुस्तकें है वे भी अभी भी 2 विश्व युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आधार पर समझाती है। हम आईआर को कैसे शोध और पढ़ाते हैं इनके सभी स्तरों पर बदलाव आवश्यक है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका ग्लोबल आईआर एजेंडा है उसके बारे में आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये थे आपका 4th यूनिट, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एक संबंध परक मोड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया। आई होप आपके समझ आ गया होगा। तो ये आपकी लास्ट यूनिट थी, यहीं पर आपका ये सिलेबस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज पर फॉलो करके पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।